सुहास नगर का रहने वाला गंगाधर किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के उद्देश्य से चला जा रहा था। धन के नाम पर उस पे बस 5 स्वर्ण मुद्राएं ही थी। उसने सोच रखा था इसी धन से परदेश में जाकर कुछ व्यापार करेगा। राह चलते चलते धूप काफी चढ़ आई थी। गर्मी से वो व्याकुल हो उठा था, मगर फिर भी वो निरंतर चल रहा था। तभी उसे सामने से एक साधु महात्मा आते दिखाई दिए। उसने सोचा ये साधु भी अवश्य परदेश ही जा रहा होगा, क्यों ना इनसे परिचय किया जाए, सफर भी अच्छा कटेगा। यह सोचकर वह साधु के नजदीक जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। आयुष्मान हो बच्चे, महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, कहाँ जा रहे हो? तब गंगाधर उदास स्वर में बोला, मुसीबत का मारा हूँ महाराज, कुछ धन पास में है, सोच रहे हैं परदेश जाकर कुछ व्यापार ही करें। उसके बाद दोनों खामोशी से साथ में चलने लगे। गंगाराम को ये खामोशी बहुत अखरने लगी। थोड़ी देर तो वो यूं ही चलता रहा, मगर फिर उसने कहा, साधु बाबा, ये खामोशी सफर को बोझिल बना रही है, क्यों ना कोई किस्सा ही सुनाओ ताकि आगे का सफर भी कट जाए और मेरे दुखी मन को कुछ शांति भी मिले। तब साधु महात्मा बोले, सुना तो सकता हूँ बच्चे, मगर मैं अपनी कथा यूं ही मुफ्त में नहीं सुनाऊंगा, इसके बदले मैं एक असरफी लूंगा। गंगाधर सोचने लगा, मेरे पास सिर्फ 5 असरफियां ही हैं, इनमें से एक असरफी देना क्या उचित होगा। फिर गंगाधर ने सोचा, महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए लग रहे हैं, इनकी कथा सुन लेते हैं, शायद परदेश में व्यापार करने में कुछ आराम ही मिले। ये सोचकर गंगाधर ने एक असरफी साधु महात्मा के हाथ पे रख दी। साधु महाराज ने चलते चलते कहना शुरू किया, देखो बच्चा, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो, मगर किसी कारणवश यदि व्यापार कर ना सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी जितने दिन का काम मिले उसे अवश्य कर लेना। गंगाधर ने कहा, ठीक है महाराज, अब कहानी सुनाओ। साधु बोला, कहानी तो खत्म हुई। ये सुनकर गंगाधर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, महाराज ये कहानी कहाँ, ये तो बस उपदेश ही था। साधु बाबा बोले, ठीक है, तुम मुझे एक असरफी और दो, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। गंगाधर ने कुछ सोचते हुए एक असरफी और महात्मा के हाथ पे रख दी। साधु महात्मा बोले, देखो बच्चे, कभी किसी के दूसरे के हक पर छल कपट या परपंच से अपना अधिकार मत दिखाना, दूसरे के धन को मिट्टी के बराबर ही समझना, कभी अपनी नीयत खराब मत करना। ठीक है बाबा, अब आप कहानी सुनाओ। साधु महात्मा बोले, कहानी तो बेटे खत्म हुई, अब अगर तुम्हें और कथा सुननी है तो तुम्हें और असरफी देनी होगी। गंगाधर ने सोचा, ये साधु महात्मा कहानी तो नहीं सुना रहे हैं, सिर्फ उपदेश ही दे रहे हैं। मगर गंगाधर को उन उपदेशों में ज्ञान की झलक लग रही थी, इसलिए उन्होंने एक सिक्का और महात्मा के हाथ पे रखा और कहा, महात्मा मुझे और भी कुछ सुनाइए। साधु बाबा बोले, बच्चे मेरी एक बात जीवन में याद रखना, जीवन में किसी के भी रहस्य को किसी और के आगे मत खोलना। अब गंगाधर ने बचे हुए 2 असरफियाँ भी महात्मा के हाथ पे रखते हुए कहा, महाराज अगर उपदेश हैं तो उपदेश ही सही, आप मुझे 2 उपदेश और सुना दीजिए। तब साधु बाबा बोले, बेटा जीवन में तुम कभी भी कितने ही आवश्यक कार्य से क्यों ना जा रहे हो, अगर राह में कोई प्रेम से तुम्हें बिठा ले और कुछ कहे तो उसकी बात कुछ पल सुन जरूर लेना, भले ही इसके लिए तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। फिर महात्मा जी 5वां उपदेश देते हुए बोले, दुराचारी स्त्री का कभी विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पे कोई भरोसा नहीं रहता है। गंगाधर के पास अब सारा धन समाप्त हो चुका था, इसलिए वो खामोशी से महात्मा जी के साथ चलने लगे थे।
मन ही मन गंगाधर ये भी सोच रहा था, ये तो साधु सन्यासी हैं, इन्हें धन का क्या काम है, मोह माया से तो इन्हें दूर रहना चाहिए। मगर उसने सोचा इस समय वो महात्मा जी से इस विषय में कुछ नहीं पूछेगा, जब वो वापस लौटेगा तब वो इस विषय में महात्मा से बात करेगा। थोड़ी दूर साथ चलने के बाद महात्मा जी बोले, बच्चे अब मुझे जाना था, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। ये कहकर महात्मा जी दूसरी राह की ओर मुड़ गए। इधर अपनी सोच में डूबा गंगाधर निरंतर चलता रहा। चलते चलते वो एक नगर में पहुँच गया था। उसके पास पैसे तो अब खत्म हो चुके थे, अतः वो अपने लिए काम की तलाश करने लगा। उसने इधर उधर कई लोगों से इस विषय में बात की, मगर अभी तक उसे कोई भी काम नहीं मिला था। तभी उसे एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, मेरा नाम चंदन है, मैं महाराज जीत सिंह का नौकर हूँ। महाराज के यहाँ मैं घोड़ों की देखभाल करता हूँ। मैं विक्रमनगर का रहने वाला हूँ। इधर मेरी माँ सख्त बीमार हैं, मैं उनकी देखभाल करने जाना चाहता हूँ, मगर महाराज मुझे इसी शर्त पे छुट्टी दे रहे हैं कि मैं अपनी जगह किसी और को काम पे रख जाऊँ। क्या तुम घोड़ों को संभालने का काम करोगे? यदि तुम तैयार हो तो अभी इसी समय महाराज के पास चलो। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे नौकरी की ही तलाश है। चलो मैं अभी महाराज के पास चलता हूँ। चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। महाराज जीत सिंह एक नेक और दयालु राजा थे। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम माधवी था। माधवी बहुत ही सुंदर थी। महाराज उसे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा महाराज को घुड़सवारी का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के छटे हुए सुंदर स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए तजुर्बेकार साइस भी रखे थे। उन्हीं में से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को लेके राज दरबार में दाखिल हुआ और बोला, महाराज की जय हो, ये गंगाधर है। मैं इसे अपनी जगह रखने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। महाराज बोले, इसमें आज्ञा की क्या बात है? अगर ये तुम्हें भरोसेमंद आदमी लग रहा है तो तुम इसे रख लो, मगर ध्यान रहे मेरे प्यारे घोड़ों की देखभाल में अगर जरा सी भी कमी हुई तो इसके बजाय तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। चंदन ने कहा, महाराज आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इसको सारा काम समझा दूंगा। तब महाराज ने कहा, ठीक है, तो तुम अपने घर जा सकते हो। फिर चंदन गंगाधर को लेके शाही अस्तबल में आया। वहाँ पर बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। चंदन ने कहा, देखो गंगाधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे, तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। इन्हें अच्छे से खिलाना पिलाना, मालिश करना और नहलाने धुलाने की जिम्मेदारी आज से तुम्हारे ऊपर है। गंगाधर बोला, मैं समझ गया मित्र, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। उसके बाद चंदन उसे लेकर अस्तबल में ही बने एक कमरे में आया और बोला, देखो ये मेरा कमरा है, आज से ये तुम्हारा है। जब तक मैं ना लौटूं तुम इसमें रह सकते हो, और जाओ अब अपना काम करो जाके। उसके बाद चंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने नगर की ओर चल दिया, जहां उसकी बूढ़ी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इधर गंगाधर अपने काम में जुट गया। वो घोड़ों की मालिश करने के बाद पास के तालाब में नहलाता धुलाता, उसके बाद घोड़ों को लाकर अस्तबल में पुनः बांध देता। उसके बाद वो अन्य साइसों के साथ चारागृह में चना लेने चले जाता। प्रत्येक साइस को 20-20 सेर चने मिलते थे। गंगाधर चने को भिगो देता था और उसके बाद कूटकर घोड़ों के आगे डाल देता था। एक दिन अपना काम निपटाने के बाद गंगाधर ने सोचा, चलो और साइसों के पास मिलकर थोड़ी देर गपशप ही की जाए। ये सोचकर उसने एक बड़े कमरे की ओर चल दिया, जहाँ पर सारे साइस बैठे हुए थे। अंदर पहुंचकर उसने देखा सारे साइस
मौज मस्ती कर रहे थे, शराब पी रहे थे। वो बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम समाप्त किए हुए नशे पानी में लगे हुए हैं। उनमें से एक साइस बोला, हम भी अपना काम समाप्त करके बैठे हैं, वरना किसकी इतनी मजाल है जो इस तरह के नशा पानी करे। क्या आप अपना काम समाप्त कर चुके हैं? मगर अभी तो यहाँ पे बहुत सारा चना कूटने के लिए रखा हुआ है। भाई, वो चना कूटने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए रखा हुआ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, गंगाधर ने कहा। तब वो साइस बोला, देखो, तुम अभी नए हो इसीलिए कुछ नहीं जानते हो। महाराज की तरफ से हमें 20 सेर चने मिलते हैं, उनमें से 5 सेर चने हम कूट के घोड़ों को डाल देते हैं, बाकी 15 सेर चने हम बाजार में बेच देते हैं। इतना सुनकर गंगाराम की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने कहा, मगर ये तो धोखा है, महाराज के साथ बेईमानी है। तब साइस बोला, अरे बेईमानी हो चाहे कुछ भी हो, मगर पेट भरने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, तुम्हें यहाँ पे चंदन ने रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बताए देता हूँ, मगर ध्यान रखना, इस बात का अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। इतना सुनकर गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में आ गया और चारपाई पे पड़ गया। उसके दिमाग में नाना तरीके के विचार आ रहे थे। उसने सोचा, ये लोग ठीक ही कह रहे थे, कल से मैं भी यही काम करूँगा, इस तरीके से बहुत सारा धन कमा लूँगा, फिर अपना कोई व्यापार कर लूँगा। तभी उसके कानों में महात्मा की कही हुई बात गूंजने लगी, बेटा, कभी भी दूसरे के हक पर छल कपट या परपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे के धन को मिट्टी के बराबर समझना, उस पर अपनी नियत कभी खराब मत करना। फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, वो बेईमानी से एक भी पैसा नहीं कमाएगा, अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेगा। गंगाधर पूर्ण मनोयोग और ईमानदारी से घोड़ों की देखभाल करने लगा। एक ही महीने में उसके घोड़े बहुत ही स्वस्थ और फुर्तीले हो गए थे। इधर एक दिन महाराज ने अपनी मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, हमने अपने प्रिय घोड़ों को देखा नहीं है, इसलिए सभी साइसों से कह दो कि वो कल अपने अपने घोड़े लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन गंगाधर के सहित सभी साइसों ने अपने अपने घोड़ों को नहलाया धुलाया और फिर मैदान में ले आए। महाराज मुख्यमंत्री के साथ सारे घोड़ों को देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बहुत क्रोध आ रहा था कि उनके सारे घोड़े बहुत ही दुर्बल और सुस्त हो गए थे। उन्होंने मंत्री से कहा, क्या बात है मंत्री, हमारे घोड़े तो बहुत ही स्वस्थ और फुर्तीले थे, अब ये इतने सुस्त और कमज़ोर कैसे हो गए हैं? मंत्री ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं राजन, मुझे लगता है साइस अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। घोड़ों का निरीक्षण करते करते महाराज जब गंगाधर के घोड़ों के नज़दीक पहुँचे तो उन्हें देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वो सारे घोड़े बहुत ही स्वस्थ और फुर्तीले नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, शाबाश, ये हुई ना बात। गंगाधर, कल तुम राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महाराज की आज्ञा का पालन करके गंगाधर राजमहल में पहुंचा। उसे देखकर महाराज बोले, तुम वही हो ना जिसे चंदन ने अपने स्थान पे रखवाया है? जी महाराज, मैं वही गंगाधर हूँ। तब महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे काम और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि सारे घोड़ों में तुम्हारे घोड़े ही सबसे स्वस्थ और फुर्तीले हैं। आखिर क्या कारण है कि सभी घोड़ों को एक जैसा भोजन दिया जा रहा है, उनको एक जैसी देखभाल की जा रही है, फिर भी वो इतने मरियल और सुस्त हैं, जबकि तुम्हारे घोड़े सबसे सुंदर और स्वस्थ भी हैं।
गंगाधर कुछ सोचते हुए बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकूंगा जब दरबार में सारे साइस उपस्थित हों। महाराज की आज्ञा से सारे साइस बुलवाए गए। फिर महाराज ने कहा, हाँ गंगाधर, अब बोलो, क्या बात है? गंगाधर बोला, सच बात तो ये है महाराज, आपके सारे साइस बहुत ही बेईमान हैं। आपकी आज्ञा है कि प्रत्येक घोड़े को 20 सेर चने प्रतिदिन खिलाए जाए, मगर ये सारे साइस घोड़ों को सिर्फ 5 सेर चने ही खाने को देते हैं, बाकी 15 सेर चने बाजार में बेच देते हैं। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं 20 सेर चने घोड़ों को खिलाता हूँ, इसीलिए मेरे सारे घोड़े स्वस्थ और फुर्तीले हैं। इतना सुनकर महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठे। वो गरज कर बोले, क्यों धोखेबाजों, नमक हरामों, क्या ये बात सही है? जल्दी बोलो, वरना हम तुम्हारा सर अभी कलम किए देते हैं। वो सारे साइस डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तब गंगाधर ने भी महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, एक बार सारे साइसों को माफ़ कर दिया जाए। गंगाधर के निवेदन करने पर महाराज ने सारे साइसों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। फिर गंगाधर से बोले, हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुए हैं और बोले, आज से हम तुम्हें अपने अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बनाते हैं। तुम्हारा काम इन सब की हरकतों पे नज़र रखना होगा। इसके लिए हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन भी देंगे। इसके बाद महाराज ने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी निकाली और गंगाधर को देते हुए बोले, ये तुम्हें बतौर इनाम में मिलती है। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखा के तुम महल के अंदर जब चाहो तब आ जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। इसके बाद गंगाधर और अन्य साइस महल से बाहर आ जाते हैं। फिर गंगाधर अन्य साइसों से बोला, देखो, आज तो मैंने तुम्हें महाराज के प्रकोप से बचा लिया है, मगर दोबारा ऐसा कभी मत करना। इसके बाद सारे साइस अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करने लगे। घोड़ों को अच्छी खुराक मिलने लगी थी। यही कारण था 1 महीने के अंदर ही सारे घोड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए थे, जिन्हें देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन चंदन अपने घर से वापस आया। उसने सभी घोड़ों को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। चंदन को वापस आया देखकर सारे साइस उसके पास आ गए और फिर बातों बातों में उन्हें सारी घटना बताई और ये भी बताया कि किस तरह से गंगाधर ने उसकी बेईमानी को महाराज के सामने उजागर करवा दिया था और चतुराई से महाराज के प्रिय बनकर इस अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बन बैठा है। चंदन ने जब ये सब सुना तो कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं गंगाधर को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में आकर गंगाधर की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय गंगाधर किसी आवश्यक काम से बाजार गया हुआ था। कुछ ही देर में जब गंगाधर वापस आया और उसने चंदन को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों मित्र बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बहुत देर तक बातें होती रहीं। बातों बातों में गंगाधर ने वो सारी बातें भी बताई जो चंदन के पीछे घटित हुई थी और जिन्हें सारे साइस पहले ही चंदन को सुना चुके थे। रात्रि में भोजन करने के बाद दोनों अपने बिस्तर पे लेट गए थे। गंगाधर तो सो गया था, मगर चंदन की आंखों में नींद नहीं थी। क्रोध और ईर्ष्या से वो मन ही मन सुलग रहा था और सोच रहा था किस तरीके से गंगाधर को सबक सिखाया जाए। उस रात को आकाश में काले काले बादल छाए थे। रह रहकर बिजली कड़क रही थी।
इधर महल में राजकुमारी माधवी को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। कुछ देर बाद राजकुमारी माधवी ने अपने कमरे की फर्श से एक तख्ता हटाया। उसके कमरे में ये एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत गुप्त रास्ते से नीचे सीढ़ियों में उतर गई। इधर अचानक बादल के गरजने से गंगाधर की नींद खुल गई। उसने सोचा ऐसा ना हो साइसो ने अपने घोड़े खुले मैदान में छोड़ दिए हों और वो भीग जाए। इस बात का निरीक्षण करने के लिए वो अस्तबल की ओर चल दिया। इधर अचानक चंदन के कमरे में फर्श से लकड़ी का एक तख्ता हटा और उसमें से राजकुमारी माधवी अंदर आ गई। ये गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से होकर चंदन के कमरे तक आया था। असल में बात ये थी कि राजकुमारी माधवी और चंदन में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी इस गुप्त मार्ग से अक्सर चंदन के पास आती थी। इधर बहुत दिनों बाद जब चंदन आया तो वो अपने को रोक ना सकी और मिलने के लिए आ गई थी। राजकुमारी को देखकर चंदन एकाएक घबरा गया और बोला, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ अभी गंगाधर भी है। राजकुमारी बोली, कौन गंगाधर? यहाँ तो कोई नहीं है। जब चंदन ने गंगाधर के पलंग की ओर नजर डाली तो सचमुच वहाँ पर वो नहीं था। फिर चंदन ने गंगाधर के विषय में सब कुछ बता दिया। इतना सुनकर राजकुमारी बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो चंदन, मेरे रहते कोई भी व्यक्ति तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता है। अब तुम देखना मैं कैसे इस गंगाधर को मजा सिखाऊंगी। इधर घोड़ों का निरीक्षण करके जब गंगाधर वापस आया तो कमरे से बातचीत की आवाजें सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी रात में चंदन किस स्त्री से बात कर रहा है। द्वार बंद होने के कारण उसने सावधानी से खिड़की से झांककर अंदर देखा तो देखा राजकुमारी माधवी और चंदन वार्तालाप कर रहे हैं। राजकुमारी को देखकर गंगाधर चौंक गया। उसने सोचा, हे भगवान, ये क्या है? चंदन तो महाराज की पगड़ी उछाल रहा है। मुझे अभी जाकर महाराज को सारी बातें बतानी होंगी। अभी उसने राजमहल की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की कही तीसरी बात याद आ गई कि बेटा, कभी भी किसी एक व्यक्ति का राज दूसरे के सामने नहीं खोलना चाहिए, वरना खुद ही मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सोचकर गंगाधर वहीं ठहरकर राजकुमारी की जाने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर कमरे में चंदन ने राजकुमारी से कहा, आप अपने महल में लौट जाइए, वो गंगाधर किसी भी समय आ सकता है। उसके बाद राजकुमारी ने फर्श से तख्त हटाया और फिर गुप्त मार्ग से वापस अपने महल को लौट गई। इधर गंगाधर राजकुमारी की जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और राजकुमारी आते नहीं दिखी तो उसने उत्सुकतावश कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। कमरे में राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं था। ये सब देखकर गंगाधर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में आया। उसने देखा चंदन अपने बिस्तर पे सो रहा है। ये सब देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो समझ गया अवश्य इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जिससे राजकुमारी आई थी। मन ही मन उसने सोचा, कल चंदन की अनुपस्थिति में वो इस गुप्त मार्ग का पता लगाएगा। इधर राजकुमारी अपने कमरे में वापस आ गई और उस गुप्त मार्ग को चुपचाप बंद कर दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी माधवी बचाव बचाव कर चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर महाराज की नींद खुल गई और वो भागकर उसके कक्ष में आए। राजा ने देखा राजकुमारी बिलख बिलख के रो रही हैं। राजा ने जब इसका कारण पूछा तो राजकुमारी रोते हुए बोली, पिताजी, अभी अभी आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक गंगाधर मेरे कमरे में आ गया था
और उसने मुझ पे कुदृष्टि डाली। वो तो मेरी नींद खुल गई और मैं चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर वो महल की खिड़की से भाग गया है। उस नीच की इतनी हिम्मत, महल में वो कैसे घुस आया? मैं अभी अभी जाकर सैनिकों की खबर लेता हूँ। सैनिकों की खबर लेने से कुछ नहीं होगा पिताजी। अवश्य ही वो आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर अंदर चला आया होगा। महाराज क्रोध से उबल रहे थे। उन्होंने चीख कर कहा, गंगाधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी बोली, कठोर दंड से कुछ नहीं होगा पिताजी। मुझे उस गुस्ताख का सर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, ओह, मेरी योजना कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच का कांटा निकल जाएगा। ये सोचकर राजकुमारी निश्चिंत होकर सो गई। इधर महाराज अपने शयन कक्ष में आ तो गए थे, मगर उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि कल सुबह ही गंगाधर को बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। अचानक राजा के मन में ये ख्याल आया, कल रात दरबार में जब समस्त दरबारी मंत्रीगण गंगाधर की मृत्यु का कारण पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो राजा है, भले ही मुंह पे कोई कुछ ना कहे, मगर पीठ पीछे तो उसकी हंसी उड़ाएंगे। उनकी और राजकुमारी की प्रतिष्ठा पे ये दाग लग जाएगा। अचानक उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा, गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतार दिया जाए तो किसी को कुछ पता भी ना चलेगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर उसने सोचा, ये काम तो केवल कासिम कसाई ही कर सकेगा। अगली सुबह राजा कासिम कसाई से मिलने स्वयं चल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही चले थे कि राह में ही उन्हें कासिम कसाई मिल गया। राजा ने कासिम कसाई से कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन भी दिया जाएगा। राजा ने कहा, कल मेरा एक आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें उसका सर काटना होगा और उस सर को एक कपड़े में बांधकर रख लेना। बचे हुए धड़ को किसी नदी या जंगल में फेंक देना। उसके बाद तुम्हारे पास एक दूसरा आदमी आएगा। तुम वो कटा हुआ सर उस आदमी को सौंप देना, मगर ध्यान रखना, अगर इस घटना के बारे में तुमने किसी को भी खबर दी तो जिंदगी भर के लिए कारागृह में डाल दूंगा। उसके बाद महाराज राजमहल में लौट आए और उन्होंने गंगाधर को बुलवा भेजा। गंगाधर के आने पे राजा ने कहा, गंगाधर, तुम इसी समय कासिम कसाई के पास चले जाओ और उनसे कहना मैंने तुम्हें भेजा है। राजा की आज्ञा पाकर गंगाधर कासिम कसाई की घर की ओर चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर ही चला था कि मार्ग में उसे कुछ साधु महात्मा बैठे दिखाई दिए। वो सत्संग कर रहे थे। गंगाधर को देखकर एक साधु बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चे? कुछ देर यहीं बैठकर सत्संग की बातें सुनो। गंगाधर ने कहा, नहीं, इस समय मैं एक आवश्यक काम से जा रहा हूँ। अचानक उसे साधु महात्मा की कही वो चौथी बात स्मरण हो आई। बेटा, राह में अगर कहीं जा रहे हो और कोई तुम्हें प्यार से कुछ पल के लिए बैठा ले तो अवश्य बैठ जाना, भले तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। महात्मा जी की बात याद करके वो वहीं पे बैठ गया और सत्संग सुनने लगा। इधर चंदन को एक एक पल भारी लग रहा था। वो राजमहल के बाहर बार बार चक्कर काट रहा था। राजा ने अपनी खिड़की से चंदन को चक्कर काटते देखा तो उसने सोचा, क्यों ना इसे ही कासिम कसाई के पास भेज दिया जाए और गंगाधर का कटा हुआ सर मंगवा लिया जाए। ये सोच के राजा ने चंदन को कासिम कसाई के यहाँ भेज दिया। कासिम कसाई के यहाँ पहुंचकर चंदन ने कहा,
उसे महाराज ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। कासिम कसाई ने उसे कमरे के अंदर भेज दिया और कहा, उधर तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें सामान रखा है, उठा लो। जैसे ही चंदन पीछे की ओर मुड़ा, कासिम कसाई ने तलवार से एक वार किया। एक ही वार में चंदन का सर धड़ से अलग हो गया। कासिम कसाई ने उसके सर को कपड़े से बांध के रख दिया और फिर उसके धड़ को कहीं छिपा दिया। इधर सत्संग में बैठा गंगाधर प्रभु भक्ति में इतना लीन था कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। जब उसे याद आया तो उसने सोचा, महाराज ने तो उसे आवश्यक काम से कासिम कसाई के यहाँ भेजा है। वो उठा और कासिम कसाई के यहाँ चल दिया। कासिम कसाई के यहाँ पहुंचकर गंगाधर ने अपने आने का प्रयोजन बताया। कासिम कसाई, जिसने चंदन का सर एक पोटली में बांध रखा था, उसे गंगाधर को देते हुए बोला, जाओ ये महाराज को दे देना, मगर इसे खोलने का दुस्साहस मत करना, वरना महाराज के क्रोध का कारण बनोगे। चंदन के कटे सर की पोटली लेकर गंगाधर जब राजमहल में पहुंचा तो राजा और राजकुमारी उसे देखकर चकित रह गए। गंगाधर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। राजा ने उत्सुकता से वो पोटली खोल के देखी तो उसमें कटा हुआ चंदन का सर रखा था। ये देखकर गंगाधर भी आश्चर्यचकित रह गया। वो बोला, महाराज ये तो साइज चंदन का सर है, ये सब क्या है? इससे पहले महाराज कुछ बोलते, राजकुमारी माधवी रोते हुए बोली, मेरे प्रिय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय, मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ही चाल तुम्हारी जान ले लेगी। इतना सब सुन के महाराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तलवार खींचते हुए पूछा, राजकुमारी माधवी ये सब क्या है? तभी राजकुमारी ने ना जाने कहाँ से एक खंजर निकाला और आत्महत्या कर ली। मरते मरते उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना पिताजी, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है। मैंने धोखे से एक निर्दोष की जान लेनी चाहिए थी, उसके लिए भगवान ने मुझे सज़ा दे दी है। गंगाधर तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अपने मार्ग का कांटा समझती थी, इसीलिए मैं तुम्हें हटाना चाहती थी, मगर अब जब प्रियतम चंदन ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस सारी घटना से महाराज बहुत विचलित हो उठे थे। उनकी प्रिय पुत्री का किया हुआ विश्वासघात उन्हें अंदर ही अंदर व्यथित कर रहा था। एक दिन महाराज ने दरबार में उपस्थित सभी के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, अब मैं ये राजकाज संभालना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना उत्तराधिकारी गंगाधर को बनाता हूँ। कुछ दिनों बाद महाराज ने गंगाधर को राजगद्दी पे बिठाया और खुद वन की ओर संन्यास लेने चले गए। राजगद्दी पे बैठने के बाद गंगाधर ने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से पूरा राजकाज संभाल लिया था। उनके कार्यों और उदारता से सारी प्रजा बहुत ही खुश थी। एक दिन महल में बैठे बैठे गंगाधर ने सोचा, जिन साधु महात्मा की सीख से वो जीवन में इतने आगे बढ़ गए हैं, एक बार वो उनसे अवश्य मिलेंगे। ये सोचकर वो साधु महात्मा के पास मिलने पहुंच गए। साधु महात्मा ने गंगाधर को जब इस रूप में देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर गंगाधर बोले, महात्मन आपके दिए उपदेशों को अपनाकर ही मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक विचार आता रहता है कि आपने उस दिन हर उपदेश के लिए मुझसे धन क्यों लिया था? क्या ये सारी बातें आप मुझे ऐसे ही नहीं बता सकते थे? तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा मुफ्त में मिलने वाली सीख हम अक्सर भूल जाते हैं और धन खर्च करके जो हमने प्राप्त किया है उसकी कदर करते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन ये सारी बातें तुम्हें धन देकर बताई थी।
मैं ठहरा साधु सन्यासी, मेरे लिए धन की क्या आवश्यकता। वो धन जो तुमने मुझे दिया था, तुम्हारे दिए हुए 5 सिक्के आज भी मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। ये कहकर महात्मा ने वो 5 सिक्के गंगाधर के हाथ पे रख दिए और कहा, ये धन तुम किसी गरीब को दान में दे देना। फिर साधु महात्मन से विदा लेकर गंगाधर अपने राजमहल में वापस आ गए। अपनी अच्छाई और नेक दिले से प्रजा के दिल में काफ़ी वर्षों तक उन्होंने राज किया।